So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 6 of real rank boosters specially designed for JEE Advanced students of 2023। तो जी हाँ, अगर आपने हमारी अभी ये स्केड्यूल वाली वीडियो नहीं देखी है जहां हमने लास्ट 18 डेज के प्लानर के बारे में बताया है कि आपको क्या फॉलो करना है, तो उस वीडियो को भी जाकर आप ज़रूर देख लें और उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से आपको चीज़ों को बताया गया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन लास्ट के डेज में। तो आज की जो वीडियो है दैट इज गोना बी ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री, इससे पहले हमने 5 पार्ट्स किए हुए, जो पांचों पार्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। आज फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, एंड देन वी विल हैव 4 वीडियोस ऑन कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट एंड कंप्लीट केमिस्ट्री। और ये जो प्लान है हमारा वो ये है कि 29 से 30 मई तक हमने ये खत्म करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक केम IIT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी आपके लिए जो सबसे सूटेबल होगा वो होगा टेस्ट सीरीज, कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे, सर आपका जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन वाला कोर्स है क्या वो अभी लेना ठीक होगा? तो मैं कहता हूँ वो अभी आपके लिए उतना उपयुक्त नहीं होगा, बिकॉज अब आपके पास हार्डली बचे हुए हैं 10 दिन। अगर आप फ्रेश पढ़ना चाहते हो स्क्रैच से एकदम, तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। आप रिवीजन करना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन कोर्स ले सकते हैं। मोर देन 250 स्टूडेंट्स हैव टेकन दैट कोर्स एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय इट। बट अगर आप अभी जीरो से पढ़ना चालू करना चाहते हो कि यार मुझे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं आते, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब आप नहीं सीख सकते उसे, आप भूल जाइए, सोचिए वो है ही नहीं सिलेबस में आपके, आप ऐसा ही दिमाग बना के जाइए, NCERT बस पढ़ लीजिए, आपका काम हो सकता है थोड़ा बहुत उससे हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी उसे पढ़ने बैठेंगे तो उसे एक बार पढ़ के आपको याद नहीं होगी चीज़ें, आपको उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके वजह से आपका हो सकता है जो पोर्शन अच्छा वेल प्रिपेयर्ड हो वो अच्छे से रिवाइज ना हो पाए, तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज अगर आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब समय नहीं है, तो उसको छोड़िए। टेस्ट सीरीज जो है ये बिल्कुल मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है अगर आपको बेहतरीन रेलेवेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए तो। वन मोर थिंग, हमारा फिजिक्स का चैनल है और फिजिक्स के चैनल में भी बहुत अच्छी रिवीजन चल रही है, पब्लिकली यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी रिवीजन चल रही है। फिजिक्स के चैनल का भी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ वैभव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से JEE एडवांस रेलेवेंट फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ से भी बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन सीरीज ही चल रही है शायद। ठीक है, तो चलो, तो आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हमारे पास है बेटा 5 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमारे मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, 2 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, 1 इंटीजर टाइप है। सभी की मार्किंग आपको +4 -2 के स्कीम में करनी है। ठीक है, +4 -2 के स्कीम में आपको मार्किंग करनी है। और वीडियो के एंड में आपको, जैसा हमारा रूल है, आपको अपने मार्क्स कमेंट करके बताने कि आपके क्या मार्क्स आए हैं इस वीडियो में। एक क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, सोल्यूशन देखिए, फिर पॉज करिए, सॉल्व करिए, सोल्यूशन देखिए। कुछ इस तरह से चीज़ों को कराया जा रहा है। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो इट सेज, सो दिस द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इट सेज 2 liters of solution of a buffer mixture containing 1 molar NaH2PO4 and 1 molar Na2HPO4 is placed in 2 compartments, 1 liter each, of an electrolytic cell. The platinum electrodes are inserted, yes,
and this much current is passed for this much time, assuming electrolysis of only water taking place. What will be the pH in each compartment after the passage of above charge? अच्छा क्वेश्चन है, not very tough but exactly advanced type. Okay, exactly advanced type. So let's solve this one. तो देखो क्या हो रहा है कि आपके पास एक बफर मिक्सचर है और दोनों ही कंपार्टमेंट्स में सेम बफर मिक्सचर को डाल के रखा गया है, ठीक है, दोनों ही कंपार्टमेंट्स में वही बफर मिक्सचर्स डले हुए हैं। अब आपने कराई इलेक्ट्रोलिसिस, Na+ और H2PO4- ये दोनों ही नॉट इंटरेस्टेड हैं फॉर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है पानी के मॉलिक्यूल्स का, स्पष्ट भी कर दिया है क्वेश्चन में आगे, ऑल्दो अंडरस्टूड भी है, Na+ और वाटर में तो वाटर ही जाएगा ना रेड्यूस होने। और अगर आपने ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है ये मुझसे नहीं पढ़ा है, एक बार वो मेरी वीडियो देख लेना ज़रूर, पिन करवा दे रहे हैं उसको, ठीक है, देख लेना ज़रूर उस वीडियो को, दिमाग खुल जाएगा वो देखने के बाद। चलिए, assuming electrolysis of only water molecule, what will the pH in each compartment after the passage of the charge? तो कुछ बात ऐसी कर रहा है ये, that we have two compartments over there. आप ऐसा मान लो एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, ये छोटा बड़ा बन गया, उसको मान लीजिए एक कंपार्टमेंट ये है और यहाँ पर ऐसा प्लैटिनम रॉड डाल दिया गया है, इसे आप एनोड मान लीजिए, इसे आप एनोड मान लीजिए, इसको आप कैथोड मान लीजिए, दोनों में ही सेम बफर मिक्सचर है, H2PO4- एंड HPO4-, इसका बफर इधर भी है, यहाँ भी देखा जाए तो H2PO4- एंड HPO4-, ये बफर यहाँ भी है, ये और ये दो बफर आपके पास है। अब इलेक्ट्रोलिसिस हुई पानी का, तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स का होगा रिडक्शन, वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेट्स फाइंड आउट। आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल्स के, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका ये मैंने आपको H+ का जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस लिखते हो, अब आप इसी में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए दो OH- ऐड कर देते हो, 2 OH-, एंड अल्टीमेटली आप लिखते हो 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H2+ 2 OH-। ये रिएक्शन हो रहा है कहाँ पर? कैथोडिक कंपार्टमेंट में, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है कैथोडिक कंपार्टमेंट में। एनोड में क्या हो रहा होता है? तो एनोड के लिए आपने रटा हुआ रहता है OH- का रिएक्शन, ठीक है, तो वो जो रिएक्शन आपने रटा हुआ है वो ठीक है, OH- gives 2O2 plus H2O plus 4 electrons and yes 2O2 molecules are there, 4 2 H2O molecules are there, and this, and then you add 4H+ to both sides, 4H+ to both sides, and you will get H+. This is 4 water, 2 water, ultimately this will be 2 water. So this is 2 water gives 4H+ and 1 molecule of oxygen, 4H+, 1 molecule of oxygen along with 4 electrons, along with 4 electrons. This is the reaction taking place at the anodic compartment. तो ये तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे जो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होने चाहिए। अब आप ये देखें कि ये बफर है और एक पॉलीप्रोटिक एसिड है H3PO4, उसी के एनायंस पड़े हुए हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं बताओ इन दोनों में ज्यादा अच्छा बेस कौन है, तो अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा भी ज्ञान है तो आपका आंसर होगा कि सर ये बेटर बेस होता है, ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए, सब पढ़ के आए होंगे, दिस इज अ बेटर बेस। और अगर मैं पूछूं बेटर एसिड कौन है, तो हाँ आपका आंसर होगा ये,
क्योंकि Ka2 वैल्यू हमेशा Ka3 वैल्यू से बड़ी होती है और काफी बड़ी होती है, काफी डिफरेंस होता है। तो ये एक अच्छा एसिड है, ये एक बेहतर बेस है आपस में। अच्छा मतलब कैसे अच्छा? इन दोनों में अच्छा है ना, ये मत सोच लेना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों में अच्छा। और ये इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है। तो देखो बेटा, कैथोड में जब मैं बात कर रहा हूं तो कैथोड में ये दोनों प्रेजेंट है और OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। अब OH माइनस करेगा क्या, कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो देख लेंगे, वो तो कैलकुलेशन है, वो देख लेंगे। लेकिन OH माइनस करेगा क्या, आइडिया क्या है क्वेश्चन के लिए? तो OH माइनस एक बेहतर एसिड को चूज करेगा, उससे जो वो H प्लस निकालेगा उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा डोमिनेट करेगी दूसरे वाले के कंपैरिजन में, दूसरे वाले का नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप कंसिडर उसी इक्विलिब्रिया को करोगे जिसका के इक्विलिब्रिया काफी बड़ा है। तो OH माइनस विल प्रेफर दिस आयन। तो अगर मैं बात करूं कैथोड में जहां OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैथोड में आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ OH माइनस this reaction might take place. H2PO4 minus plus OH minus gives HPO4 2 minus along with water. तो जो बफर है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डेविएट होगा, बिकॉज शुरू में 1 मोलर थे, बट अब ये थोड़ा खत्म हुआ और ये बना है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब बफर का कॉम्पोजिशन थोड़ा चेंज हुआ इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, पीएच भी चेंज होगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले आइडिया देखते हैं एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, कौन खाएगा H प्लस को? जो ज्यादा अच्छा बेस होगा। कौन है ज्यादा अच्छा बेस? ऑब्वियसली HPO4 2 माइनस इज अ बेटर बेस। HPO4 2 माइनस ये खाएगा H प्लस को और ये बना रहा होगा H2PO4 माइनस, ये बना रहा होगा H2PO4 माइनस। ये ये H2PO4 माइनस, अगेन यहां पर कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा अपनी बफर का। अब एक चीज और देखो आप कि दोनों में जो चार्ज रहता है वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देते हो आप इलेक्ट्रोलिसिस के समय। यहां से क्या समझ आ रहा है, अगर 2 फेरेड चार्ज दिया जाए तो 2 मोल OH माइनस के आते हैं, और अगर 4 फेरेड चार्ज दिया जाए तो 4 मोल्स H प्लस के आते हैं। सिंपल स्टोइकोमेट्रिक टेक्निक्स यूज करके आप ये बता सकते हैं कि भाई दोनों में ही सेम मोल्स ऑफ H प्लस और सेम मोल्स ऑफ OH माइनस आएंगे। 2 से 2 आता है, मतलब 1 फेरेड से 1 मोल OH माइनस आता है। यहां पर भी सेम चीज, 1 फेरेड से 1 मोल H प्लस आता है। तो दोनों ही तरफ अगर इधर X मोल्स H प्लस आया है तो इधर X मोल्स OH माइनस आया होगा। ये भी बहुत क्लियर कट दिख रहा है। अब बात आती है कि कितना आया होगा, तो देख लो यार कितना फेरेड चार्ज दिए, वो कैलकुलेशंस मैं आपको बता देता हूं। जो फेरेड चार्ज दिया गया है वो दिया हुआ है चार्ज करंट इनटू टाइम। करंट की वैल्यू क्या बताई गई है, वेट, 1.25 for 965 minutes. So 1.25 965 minutes into seconds. So this much coulomb charge is provided by 96500. This is farads now. तो इतने फेरेड चार्ज हमने दिया है और इससे हम बता सकते हैं कि H प्लस कितना आया या OH माइनस कितना आया। तो फाइनली जब आप H प्लस और OH माइनस निकाल रहे हैं, ये जो फेरेड आया ना, दिस कम्स आउट टू बी 0.75, ठीक है। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो लेट मी चेक द कैलकुलेशन, नहीं तो फिर आंसर ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। सो दिस इज 0.75 फेरेड्स। तो इससे समझ आता है कि H प्लस के मोल्स और OH माइनस के मोल्स भी 0.75 मोल्स आए होंगे, ठीक है। अब बस यहां पर करिए, 0.75 मोल्स इधर आए थे, ये 1 मोलर था, 1 लीटर ही था तो 1 मोल था, 0.75 मोल्स इसके आए, तो ये बचा तुम्हारा 0.25,
ये तुम्हारा हुआ खत्म और ये बचा, इरिवर्सिबली जाएगा। रिएक्शन का के इक्विलिब्रिया सफिशिएंटली हाई होता है, एसिड बेस रिएक्शन है, इतना आपको पता होगा। एंड दिस विल बी 0.75। तो अगर आप यहाँ पर ये हमारा था कैथोड, तो कैथोड में अगर आप बेटा पीएच निकालोगे यूजिंग द हेंडरसन इक्वेशन, दैट विल बी pKa। अब यहां पर आपका दिस है, दैट इज द एसिड, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस, यू विल यूज pKa2 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस विच इज 0.75 अपॉन दैट एसिड विच इज 0.25, एंड ऑन सिंप्लीफाइंग द वैल्यूज को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 3। yes, the value that you'll be getting is 3। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हुई है ना, ये तो पहले भी था यार, ये 1 मोल पहले भी था ना, तो 1 मोल ये पहले अगर पड़ा हुआ था तो दिस विल बी एक्चुअली 1.75 ना, क्योंकि ये तो बना है और इतना, तो टोटल ये 1.75 हुआ। ये भी तो पड़ा हुआ था, बफर था ना, दोनों चीजें थी, तो 1.75 अपॉन 0.25 एंड ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द वैल्यू एज 3। ये 3 आ रही है वैल्यू। एनोड पे बात कर लो, सेम फिनोमेना आप एनोड पे लगाइए। 1 मोल ये था, ये भी 1 मोल था, अब ये भी 0.75 मोल्स आया है, सो दिस विल बी 0.25 नाउ, और ये 0.75 बढ़ा 1.75 हुआ। तो अगेन जब आप यहाँ pH कैलकुलेट करोगे तो pH विल बी अगेन pKa2 ही रहेगा, बिकॉज बफर तो वैसा ही है, pKa2 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस वो है, दिस इज नाउ 0.25 अपॉन 1.75। सो एनोड पे जो pH आ रहा है दिस इज 1.30। आई वुड से बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शंस जो कि थोड़े से स्पेशल हैं। आफ्टर दैट बफर सोल्यूशन अलॉन्ग विथ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आंसर हमारा अगर ये कितना आ रहा है, एनोड पे कितना लिखा मैंने, 1.3 एनोड पे, कैथोड पे 3। तो देखें कौन सा ऑप्शन है, कैथोड पे 3, एनोड पे 1.30। yes, so B and C are the correct answers। अगर आपका आंसर B और C है then you can award yourself with +4, और आपको बाकी मार्किंग तो पता ही है हुआ। So let us move on to question number 2, and this is from thermodynamics, and I would say that this is my personal favorite question। ये क्वेश्चन मैंने एक बार रियल जेई एडवांस सीरीज में भी पिछले साल कराया हुआ था, और मैं इस क्वेश्चन को फिर से पिक कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को वहाँ मिस किया है तो वो यहाँ इस क्वेश्चन को ज़रूर देखे, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो काफ़ी अच्छे से रिवाइज होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पोर्शन ऑफ हीलियम गैस इन अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल कंटेनर इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स and the gas is confined by a movable heavy piston। अच्छा, heavy word को थोड़ा इग्नोर करें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ फर्दर। ठीक है, the piston is slowly elevated by a distance of h from its equilibrium position and then kept in elevated position long enough for the thermal equilibrium to be re-established। रोक रहे हैं ऊपर ले जाकर। आफ्टर दैट द कंटेनर इज इंसुलेटेड, फिर इंसुलेट करके छोड़ दे रहे हैं, और वो फिर आपका जो फाइनल पोजीशन है वो बताना है आपको कि कहां पर वो आकर रुक रहा है। वाओ, तो चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि आपके पास कंटेनर है, ये पिस्टन है, और ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इसका P1 V1 T1 है। सपोज ध्यान से सुनना, P1 V1 T1 हीलियम गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशन है। ये जो आपका पिस्टन है इसका आप सरफेस एरिया A मान लीजिए, A इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस पिस्टन। इस पोजीशन को A बोल दीजिए, A सरफेस एरिया है। फिर उसे हमने उठाया और ऊपर लेकर गए हैं, मानो इस पोजीशन को B बोल दो, तो B पर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होगा, देखो ऊपर लेकर गए,
तो प्रेशर तो चेंज हो गया होगा, बिकॉज टेम्परेचर उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो प्रेशर तो थोड़ा घट गया होगा। तो रुका कैसे हुआ है? अरे वो रोक के रखे हैं, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि शुरू में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में था, मूवेबल पिस्टन है, तो अंदर का प्रेशर P1 है, तो ये बात पक्की है कि बाहर का प्रेशर P1 ही है, बाहर का प्रेशर P1 ही है, ये बात पक्की है, बाहर का प्रेशर और कुछ नहीं। और थ्रू आउट द क्वेश्चन बाहर का प्रेशर चेंज हो भी नहीं रहा है, लेकिन हाँ जब आपने इसे उठा के ऊपर ले गए तो गैस का प्रेशर कम जरूर हो गया है, लेकिन वो रुका क्यों है? क्योंकि आपने इसे पकड़ के रखा हुआ है। फिर क्या करना है? फिर बोला गया उसे इंसुलेट कीजिए। पहले इधर वॉल्यूम प्रेशर लिख देता हूं, प्रेशर कुछ और है, मान लो P2 है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम V1 प्लस AH बोल सकता हूं। H क्या है सर? बोला गया ना क्वेश्चन में, H हाइट तक उठाया है इसमें, तो वॉल्यूम V1 प्लस AH। टेम्परेचर हाँ T1 ही है, बिकॉज थर्मल इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हुई है। अब आप ये बात बताओ, जब आप इसको इंसुलेट करके छोड़ दोगे तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? जी हाँ, वो होगा एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है, और फाइनली वो तो P1 प्रेशर पे ही गिरेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर का प्रेशर P1 है, मूवेबल पिस्टन है। लेकिन अब वॉल्यूम वही नहीं रहेगा जो शुरू में था। क्यों? क्योंकि अब हीटिंग हो गई है, हीटिंग हो गई है तो गर्म हो गया है गैस, तो उतने ही प्रेशर के लिए वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा चाहेगा, तो वो जो पिस्टन ऊपर से आप छोड़ोगे वो गिरेगा, वो इस इनिशियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर आकर कहीं रुकेगा। तो मैं मान लेता हूं वो इस पॉइंट पर कहीं रुक रहा है, इसे मैं C बोल देता हूं, ये डिस्टेंस को मैं X मान लेता हूं। C पर प्रेशर तो P1 है, वॉल्यूम V1 प्लस AX हो जाएगा, टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर का मुझे ज्ञान नहीं है कि क्या होगा टेम्परेचर। एक B से C अगर मैं जाऊं तो ये एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन का सीन बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा ठीक है सर, ये तो बातें हो गई, और आपने इंसुलेट भी कर दिया भाई, वो भी ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना। इंसुलेटेड है ये वेसल, इंसुलेटेड है, और इंसुलेशन के बाद ये इधर आ रहा है, तो ये इंसुलेटेड फॉर्म में है। तो क्यों ना आप B से C का सीन देखें, तो ये एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन है, ये एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन है। तो आप ऑब्वियसली लगाएंगे Q इज इक्वल टू 0। इरिवर्सिबल कैसे है, अब इसका आइडिया तो अब तक आपको हो जाना चाहिए, और अभी आप अगर ये समझने बैठोगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में एक्चुअल क्या डिफरेंस है, तो आप थोड़ा लेट हो चुके हैं, है ना, अगर आप 23 के एस्पिरेंट है तो ठीक है। ये इरिवर्सिबल है, प्रेशर इनिशियल फाइनल पॉइंट्स में डिफाइंड है, आप एक बार में छोड़ रहे हैं, नीचे आ रहा है। Q is equals to 0, so I should say that delta U is equals to work done, and delta U is NCV dt, NCV delta T which is T2 minus T1, ऐसा लिख सकता हूँ। एंड वर्क डन इज माइनस P एक्सटर्नल, तो देखो जब B से C आ रहा है तो बेटा P एक्सटर्नल तो P1 ही है, तो माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। V2 कितना हो गया है? ये वाला पॉइंट C पे वॉल्यूम, V1 प्लस AX, V1 प्लस AX माइनस V1 कितना था ऊपर, पहले वाला वॉल्यूम, V1 प्लस AH, V1 माइनस AH हो जाएगा ओपन होके, ऐसा कुछ। एक काम करो, CV को लिख दो 3/2R, क्योंकि आपका ये हीलियम गैस है, बताया गया है। T2 माइनस T1, अब यहां पर आप T2 में थोड़ा आइडियल गैस इक्वेशन लगा दीजिए, PV इज इक्वल टू nRT, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू PV बाय nR। ध्यान से देखिए, T2 मतलब फाइनल, फाइनल मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला C पर T2, तो P1 V1 क्या बैठेगा देखो, nR 3/2 P1 देन V1 प्लस AX, P1 V1 प्लस AX बाय nR, मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे गैस के, माइनस T1 के लिए सबसे बढ़िया तो यही दिख रहा है, उसे मत लेना, P2 जबरदस्ती एक वेरिएबल आएगा आपके पास, T1 से यहां से भी निकाला जा सकता है, सिंपली P1 V1 बाय nR, ओके, P1 V1 बाय nR इज इक्वल्स टू माइनस P1, ये V1 कैंसिल हो रहा है, दिस इज AX माइनस AH, ये कुछ ऐसा।
अब देख लीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैंसिल आंसर कर लीजिएगा। देखो P1 कैलकुलेट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन कैपिटल H एंड X, बिल्कुल एक रिलेशन मिल जाएगा, एंड दैट रिलेशन विल कम आउट टू बी X इज इक्वल टू 0.4H। ये रिलेशन आपको आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स लगा के आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मतलब ये जो है ये इस हाइट का 0.4 टाइम्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा कुछ था क्या? ऑप्शन देखते हैं। पिस्टन एंड्स अप दिस मच above its initial position, 0.6H above ends up initial position, ये तो गलत है। below तो बिल्कुल गलत है। yes, the correct option is option number A. This is the correct answer. This is the correct answer. If it is correct, you can reward yourself with +4, otherwise -1 or 0 if it is unattempted. कुछ बच्चों का unattempted गया होगा इसमें, ठीक है। So now let us move on to question number 3. ये लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, देखकर काफी भव्य लग रहा है, बिल्कुल एकदम। So क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ये आपके पास एक एसपीएम है जो सिर्फ और सिर्फ हीलियम को पास करना अलाउ करता है। कुछ नई सी चीज है क्या? नहीं है ये। आपने अगर आइडियल गैस अच्छे टीचर से पढ़ा है तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लास के नोट्स में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। The entire system is at equilibrium at 300 Kelvin. The volume of each chamber is this much. The total pressure of the left chamber is this, right chamber. And in the right chamber it is 2 atm. Then ammonia and H2S are obtained only from the dissociation of this. अच्छा, ये अमोनिया और H2S एक्स्ट्रा नहीं डला हुआ है, अमोनियम HS के डिकम्पोजिशन से ही बन रहा है। तो बताना है इस रिएक्शन की Kp क्या होगी। देखो, अब आपने सॉल्व किया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे खिलवाड़ जेई एडवांस भी बहुत बार करता है। बहुत सारे ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं क्वेश्चन के, जो एकदम बहुत बड़े बड़े डायग्राम होंगे, उसमें बहुत सारे डेटाज दिए होंगे और क्वेश्चन होता है एकदम अति लल्लू, एकदम सीधा सा कुछ क्वेश्चन होता है। आंसर देखोगे तो 2 स्टेप 3 स्टेप में आंसर आ रहा होता है, बट क्वेश्चन एकदम बड़े बड़े कुछ डेटाज देंगे, डेल्टा जी के, इसके उसके सब इधर उधर दे देंगे, आपको परेशान कर देंगे। वैसे यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश की गई है। एसपीएम है, हीलियम बस पास हो रहा है, वॉल्यूम बता दिया है, टेम्परेचर बता दिया है, अब फिर एक रिएक्शन हो रहा है, उधर भी हीलियम है, इधर भी हीलियम है। तो कुछ बच्चे देखकर विचलित हो सकते हैं, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर है वैसे चुटकी में वर्बली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं हर एस्पेक्ट ऑफ जेई एडवांस के पेपर को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस सीरीज में। तो ये भी एक जेई एडवांस का एस्पेक्ट है, ठीक है। अभी आपको लग सकता है नहीं यार ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर बेटा जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको आंख बंद करके मान लो, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। हम क्या बताएं कि पेपर की जो समझ होती है ना, वो आपको आपके टीचर से मिलती है, कि आपको जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि आपका काम ये सब अभी नहीं है कि पेपर एनालाइज करो, ये करो। आप एक टीचर पे ट्रस्ट करो, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार सामने वाले का लेवल बढ़िया है, और उसकी बातों को फॉलो करो, तो आप एक पक्का एक अच्छे अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो देखो बेटा, जब भी आपके पास एक एसपीएम हो और अगर कोई गैस उससे पास कर रही है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है, अगर कोई गैस उससे पास कर रही है और एसपीएम है, तो वो एसपीएम उस गैस के लिए लागू ही नहीं होता। मतलब हीलियम के लिए उस एसपीएम का कोई मतलब ही नहीं है, हीलियम इज जस्ट कांस्टेंट। तो आप एक कंटेनर में बोलते हो अगर हीलियम का प्रेशर 2 atm है, अगर आप बोलते हो हीलियम का प्रेशर 2 atm है, तो कंटेनर के हर एक पोर्शन में उसका प्रेशर 2 atm ही होगा। ये बात के साथ आप अग्री करते हो? हर एक पोर्शन में हीलियम का प्रेशर 2 atm ही होगा। इवन आप एक पूरे कंटेनर का एक छोटा सा पॉइंट भी ले लोगे ना, हाँ ये पॉइंट पे क्या प्रेशर है हीलियम का, तो 2 atm ही होगा। प्रेशर डिफाइंड ही इस तरह से होता है।
जब वो हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है। और सिंस एसपीएम के अक्रॉस हीलियम को अलाउ है पास करना, इसलिए हम बोलेंगे कि हीलियम का प्रेशर थ्रू आउट द कंटेनर उतना ही होगा जितना इधर, उतना उधर, उतना उधर, हर जगह से होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। नाउ लेट अस सी कि देखो बेटा यहां पर तो इससे क्या समझ आता है, इससे समझ आता है कि हो ना हो यहां तो इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है कितना, प्रेशर इन द राइट चेंबर इज 2 atm, ये 2 atm का प्रेशर है, तो भाई यहां भी हीलियम का प्रेशर 2 atm ही होगा। यस, और टोटल प्रेशर इधर 4 atm का है। इसका मतलब बाकी गैसों से जो प्रेशर है वो 2 atm का है, बाकी गैसों से जो प्रेशर है वो 2 atm का है। हाँ, इसको मैं इजी कैटेगराइज करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है, इजी टू मॉडरेट के बीच में ही कैटेगराइज करूंगा। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, but I am trying to cover each and every aspect of your JEE advanced paper. That is what I am trying to say. So this is 2 atm। अब बहुत मामूली सी बात है कि NH4HS सॉलिड जो कि अमोनिया प्लस H2S बना रहा है, और प्रेशर अगर 2 atm है, और सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अमोनिया H2S हमने एक्सटर्नली नहीं डाला है, जो भी है उस सॉलिड से टूट कर आ रहा है। दोनों एक एक मोल टूटते हैं, सेम प्रेशर कंडीशंस, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम पर अगर हम बात करें तो दोनों का प्रेशर भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों के एक एक मोल्स आते हैं। तो 2 atm है तो ये भी 1 atm आएगा, ये भी 1 atm आएगा। तो इस तरह से हम P जो Kp की वैल्यू है उसे सीधा सीधा हम बोलेंगे 1 into 1, that is 1 atm square. So correct answer for this question is nothing but 1. तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, एसपीएम का कॉन्सेप्ट। जेई ने अभी तक एसपीएम पे सवाल नहीं पूछे, उन्होंने मूवेबल पिस्टन लिया है, थर्मली कंडक्टिंग पिस्टन, इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, बट अभी तक एसपीएम पे सवाल नहीं आया है। पॉसिबिलिटी है कि आपको नियर फ्यूचर में दिख सकते हैं इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। So let us move on to question number 4th, and this question has been taken from liquid solutions, the concept of azeotrope. पहले आप सॉल्व करें। You have to identify the incorrect statement or statements among the following. मोर देन 1 करेक्ट मान के करेंगे आप इसको, +4 -2 की मार्किंग स्कीम के साथ। These are the 4 options and this is the question, ठीक है। बेसिकली एक एजियोट्रॉप का क्वेश्चन है, और मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं कि आप अगर एजियोट्रॉप को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 69 ऑफ अवर रियल जेई एडवांस सीरीज आप बिल्कुल देखें। रियल जेई एडवांस सीरीज का पार्ट 69, जहां पर मैंने एजियोट्रॉप पर एक डिटेल क्वेश्चन बनाकर, खुद ही एक क्वेश्चन बनाकर आपको एजियोट्रॉप का कंसेप्ट समझाया है, एक्चुअल कंसेप्ट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं अगर आपको बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज करूंगा और उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो देखो क्या बोला जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स बताने हैं। ए और बी मोलर रेशियो 1:2 में, देखो एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहा है, तो पहले मैं ग्राफ जो कर्व है वो मैं सीधे सीधे प्लॉट कर देता हूं। कुछ ऐसा मुझे कर्व देखने को मिलेगा, रफ बना रहा हूं मैं थोड़ा। तो यहां मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले लेता हूं। ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, ऐसा बोला गया है कि बी ज्यादा वोलेटाइल है। कौन ज्यादा वोलेटाइल है? इफ ए इज मोर वोलेटाइल, ऐसा बोला गया है, ए इज मोर वोलेटाइल। अच्छा, मतलब ए की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, बी की बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। ये ग्राफ एक्चुअली में कैसे बना है ये आप थोड़ा सा देखने के लिए पार्ट 69 आपको देखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज जेड बी बराबर 0, दिस इज जेड बी इक्वल टू 1। दिस ग्राफ लुक्स लाइक दिस, एंड देन थोड़ा सा रफ टाइप बना हुआ है, इतना स्मूथ नहीं बना बट समझ में आ रहा है। एंड ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, दिस इज वाई बी वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये वाई बी वर्सेस टेम्परेचर, आई मीन टू से, एंड दिस इज
psi b which is mole fraction in liquid phase, this is mole fraction in gaseous phase. अब बोला जा रहा है कि एजियोट्रॉप बन रहा है। हाँ, इस पॉइंट पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। एजियोट्रॉप वो मिक्सचर है जिसके बाद आप फर्दर डिस्टिलेशन उसका नहीं कर सकते। अगर आप उसको वेपराइज करते हैं तो जो कॉम्पोजिशन लिक्विड की थी वही कॉम्पोजिशन आपको वेपर की मिलती है। बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता है। अब यहां पर जो एजियोट्रॉप बन रहा है वो A/B के 1:2 मोलर रेशियो पे बन रहा है। तो इसमें B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? B के 2 मोल्स हैं आउट ऑफ 3, तो B का मोल फ्रैक्शन होगा 2/3 जहां पर आपका एजियोट्रॉप बन रहा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है तो ये आपका 2/3 का मोल फ्रैक्शन है। मोल रेशियो अलग है, यहां पर मोल फ्रैक्शन अलग है, अच्छे से समझना। ये 2/3 है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो हाईली कॉन्सेप्चुअल। ये भी बच्चों के बस का नहीं है। जो एकदम ऐसे ही ऊपर से रट्टा छाप पढ़ाई करते हैं ना, उनके बस का ये भी नहीं है। बहुत सारे मास्टरों के भी बस का नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको। नाउ अब आप इधर देखें, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। मोलर मास भी देख लो, इसका A का 100 है और B का 50 है। पहला स्टेटमेंट है लिक्विड सॉल्यूशन AB हैविंग मास परसेंटेज ऑफ A 50। A का मास परसेंटेज 50 है, मतलब 100 में से 50 ग्राम अगर A है तो 50 ग्राम B हुआ। तो A के मोल्स हुए आधे मोल्स क्योंकि मोलर मास दिया हुआ है, B का मोल हुआ 1 मोल। तो बेटा आप देख सकते हैं कि मोलर रेशियो क्या हो गई है, 1:2 की तो हो गई है। A/B का मोलर रेशियो 1:2 है, जैसा कि एजियोट्रॉप बनाते वक्त चाहिए था वही मोलर रेशियो यहां भी है। तो क्या होगा, एजियोट्रॉप बन जाएगा। जी हाँ, यहां एजियोट्रॉप बन जाएगा। और यदि एजियोट्रॉप बन जाए तो लिक्विड सॉल्यूशन विल हैव वेपर्स हैविंग मास परसेंटेज ऑफ दिस सेम मास परसेंटेज रहेगा क्या वेपर का भी? जी हाँ, एजियोट्रॉप का डेफिनेशन ही यही है कि मास परसेंटेज एग्जैक्टली सेम हो जाता है। This was one of the most beautiful questions that can be made out from the chapter liquid solution. अभी तक जेईई एडवांस ने बहुत ही सड़े बकवास क्वेश्चंस बनाए हैं लिक्विड सॉल्यूशन से। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वही रट्टा छाप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेज, बस उन्हीं चीजों में सर्कल घूमता चला जा रहा है। क्या पता उनका मन कर जाए कुछ अच्छा बनाने का इस चैप्टर से, तो कुछ अच्छा अगर बनेगा तो इन्हीं सब टॉपिक्स में से बन सकता है। फेज डायग्राम हो गया, ये सब टॉपिक्स जो हो गए, ये टॉपिक्स थोड़े दमदार हैं, यहां से अच्छा सवाल बन के आ सकता है। रिमेंबर, अब क्या बोला जा रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन AB हैविंग मास परसेंटेज ऑफ A ग्रेटर देन 50। अच्छा, इक्वल टू 50 था तो बढ़िया, आपका एजियोट्रॉप वाला लाइन है। A ग्रेटर देन 50 will have vapors having mass percentage of A greater than 50। क्या बात है, देखिए A ग्रेटर देन 50 मतलब B का मोल फ्रैक्शन इस एजियोट्रॉपिक से कम हो गया, मतलब ये कहीं इधर की लाइन की बात कर रहा है। तो आपको इसको रीड करना आना चाहिए, नहीं आता है तो पार्ट 69 देख कर आइए। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए यहां कोई कॉम्पोजिशन लीजिए, यहां A ग्रेटर देन 50 है, तो जब आप इसको वेपराइज करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी टेम्परेचर तक वेपराइज करेंगे जहां पर लिक्विड और वेपर्स दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि जो वेपर्स है उसमें B और कम हो गया है। यू कैन फाइंड वेपर्स में B और कम हो गया है, मतलब वेपर्स में जो A है वो और रिच हो गया है। और रिच हो गया है मतलब क्या, उसका मास परसेंटेज ग्रेटर देन 50 रहेगा। अरे बिल्कुल ग्रेटर देन 50 रहेगा, क्योंकि ये खुद ग्रेटर देन 50, यहां तो और ज्यादा A मिल रहा है आपको वेपर्स में, तो ये तो बिल्कुल ग्रेटर देन 50 होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही था। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही था, बट आंसर नहीं है, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। ये भी सही है हाँ, बट आंसर नहीं है, इनकरेक्ट चूज करना है। एंड मिक्सचर ऑफ AB इन द मोलर रेशियो 1:3। अच्छा, 1:3, 1:2 में एजियोट्रॉप बन रहा था, B को बढ़ा दिया है, मोल रेशियो इधर खिसक गया है। कैन बी सेपरेटेड इनटू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड प्योर A। तो आप देखें इधर खिसक गया है, और अगर आप यहां देखें तो आपको ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है उस वीडियो में कि जब आप इधर आ जाए तो आप या तो प्योर B पा सकते हैं
या तो प्योर बी पा सकते हैं या तो आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरफ जाने लगेंगे। अगर आप बार बार लिक्विड को ले लेके सॉल्व करते हैं, लिक्विड को ले लेके फर्दर डिस्टिलेट करते हो तो प्योर बी तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप वेपर को लेके बार बार प्योरीफाई करते हो तब आपको वापस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप प्योर बी पा सकते हैं यहां पर? जी बिल्कुल, प्योर बी पा सकते हैं और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पा सकते हैं। यहां क्या बोल रहा है? प्योर ए मिल जाएगा बोल रहा है। रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड हेंस आवर आंसर। ये तो हमारा आंसर है। यहां पर देखो ए एंड बी इन द मोलर रेशियो 2:3। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इन द मोलर रेशियो 2:3। 2:3 का क्या मतलब है? कौन बढ़ गया? 1:2 था, अब बढ़ गया कौन? ये एजियोट्रॉप बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट थी। ए थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ गया, देखिए रेशियो वाइज, मतलब ए बढ़ गया मतलब इधर आ गए। अच्छा इधर आ गए तो क्या कर सकते हैं? इसके इधर आ गए मतलब मान लो कोई भी कॉम्पोजिशन, यही वाले कॉम्पोजिशन को ले लो, तो इधर का कोई भी कॉम्पोजिशन लो। क्या बताया था उस वीडियो में? यही समझाया था, इधर का कोई भी कॉम्पोजिशन लो, आप क्या पा सकते हो? प्योर ए पा सकते हो या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लिक्विड को ले लेके डिस्टिलेट करोगे तो प्योर ए मिल जाएगा, वेपर को लेके डिस्टिलेट करोगे वापस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आ जाएगा। तो क्या ये लास्ट ऑप्शन सही है? ये सही है क्या? हाँ ये सही है, बट हमारा आंसर नहीं है। तो अगर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पिक करने हैं, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो +4 -2 के मार्किंग स्कीम के साथ आप सी को ही +4 मार्क्स देंगे। बढ़िया था ये क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। कौन कौन से टॉपिक का है ये क्वेश्चन? तो चलो ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो ये इसको मैं इजी से मॉडरेट के बीच में रेट करूंगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। क्या? मैक्सिमम बच्चे उसमें फंसे होंगे। लेड स्टोरेज बैटरी की तो रिएक्शन ही नहीं पता है सर, तो कैसे करें? नहीं पता है तो एक बार जाओ याद कर लो। बिल्कुल पूछा जा सकता है जेईई एडवांस में भी कुछ इस अंदाज में। ठीक है, छोड़ देते हैं ना जनरली वो टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते वक्त, लेड स्टोरेज बैटरी, चलो यार हटाओ, हो गया, पढ़ लीजिए जाकर। So during the discharge of lead storage battery, the density of sulfuric acid fell from this to this. Sulfuric acid of density this much by weight, and that of density this much 10% by weight. थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म का तड़का है। ऑल्दो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब देख के भी कुछ बच्चों को घबराहट होती है। अरे यार परसेंटेज बाय वेट आ गया, डेंसिटी भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, इसी को देखकर घबराहट हो जाती है। बट ये बहुत आसान होता है। जस्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मोल कंसेप्ट में बच्चों को, एकदम बिगिनर्स को पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान होती है चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से सोचें तो बहुत ईजिली आ जाता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगता इसमें। द बैटरी होल्ड्स दिस मच लीटर ऑफ द एसिड, द वॉल्यूम रिमेन प्रैक्टिकली कंस्टेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्पियर आवर्स which the battery should have been used. चलिए करते हैं थोड़ा सॉल्व। कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज मैंने पहले से लिखे हुए हैं, मैं वो वैल्यूज मैं वहां से देखकर आपको बता दूंगा। तो अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, पहले मैं थोड़ा ब्रीफ लिख लेता हूं क्वेश्चन का। ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो बेटा आपको लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो लेड स्टोरेज में जो एनोड होता है वो आपका किसका होता है? सीधे सीधे लेड का। तो लेड ऑक्सीडाइज होता है, सल्फेट आयंस है सल्फ्यूरिक एसिड से, वहां पर लेड ऑक्सीडाइज होता है Pb+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस करके हुए लिखना है तो आप PbSO4 भी लिख देंगे, यहाँ पर PbSO4 लिख दीजिए, Pb+2 सल्फेट PbSO4। तो ये तुम्हारा सीधा साधा रिएक्शन हुआ कहां पर? एनोड पर। ये एनोड पर रिएक्शन हुआ।
कैथोड का रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ लगता है बच्चों को याद करना, बट बहुत आसान है यार। लेड का 4 ऑक्साइड यूज होता है कैथोड में, PbO2 यूज होता है। PbO2 किस में रेड्यूस होगा? ऑब्वियसली इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो स्टेबल नहीं है, तो PbO2 जो है वो Pb+2 में रेड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन खाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन। PbO2 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन इसकी कुछ 4H प्लस सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb+2 Pb+2 प्लस, और क्या बचेगा? Pb+2 प्लस वाटर भी यूज होगा, वहां 2 है तो 2 वाटर इधर यूज हो जाएंगे, और सल्फेट आयन है तो ठीक है, सल्फेट आयन यूज होगा आपका PbSO4 2-। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। और अब जब आप इसको कंप्लीट रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे तो व्हाट यू विल गेट, तो कंप्लीट रिएक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो Pb प्लस Pb, ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है, Pb+O2 फॉर्म्स, यहां से समझ में आ रहा है, दिस इज 2 टाइम्स सल्फ्यूरिक एसिड, आप देख सकते हैं, गिव्स यहां Pb सल्फेट ऐड होके 2 टाइम्स Pb सल्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गया, प्लस 2H2O। आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड, यस दिस इज बैलेंस्ड, सल्फेट यस दिस इज बैलेंस्ड। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे। तो क्या समझ में आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 2 मोल्स यूज हो रहे हैं। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इतना चार्ज देते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देते हैं, तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। क्लियर कट दिख रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देने से 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अच्छा, तो अब क्या करें, यहां कितना यूज हुआ है? अब तो कंसंट्रेशन टर्म वाली बातें हैं। तो ऐसा बोला गया है ना कि शुरू में डेंसिटी थी 1.5 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी थी, ध्यान से देखना, ये डेंसिटी थी, और टोटल वॉल्यूम कितना था? 3600 ml, यही था। तो ये मास आ गया। क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड का मास है? नहीं, ये तो पूरे एसिडिक सॉल्यूशन का मास है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ 40% है। तो यस इनटू 40%, और ये बाय वेट ही है, तो बस आ गया। सो दिस इज द इनिशियल मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए है तो कॉमन सेंस, सिंपल, आपको ऐसी मैथ्स यूज करनी है छोटी मोटी, और आपको आंसर निकालना है। तो ये वैल्यू जो आ रही है, लेट मी टेल यू, this value is actually equal to, just give me a second, this is 2160 grams, 2160 grams, and ultimately density has got reduced, and also the weight percent is now 10%. So this is 1.1 gram per ml into 3600 into 10%, like this, and this is now equal to, this is the mass of sulfuric acid left, दिस इज 396 ग्राम्स। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड आएगा, फिर उसे डिवाइड करेंगे 98 से, तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड आएगा। तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इज एक्चुअली इक्वल टू 18। आप देख लीजिएगा 18 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के यूज अप हो रहे हैं, 18 मोल्स यूज अप हो रहे हैं। तो अगर 18 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज हुए, दैट मीन्स अगर 18 मोल्स यूज हुए तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे यार? 18 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो लगेंगे। यस, सो 18 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। तो कूलम्बिक चार्ज कितना हो गया? हाँ, 18 इंटू 96500 कूलम चार्ज, इतने कूलम चार्ज लगेगा। बट व्हाट वी नीड एम्पियर आर, और कूलम क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। तो बस इस आर को सेकेंड में कन्वर्ट करिए। सो दिस इज 18 इंटू 96500, एक आर में 3600 सेकेंड्स, ये कुछ कैंसल हो रहा है, 1 2 ही हो गया डायरेक्ट,
and this is 482.5. yes, this is 482.5 रहा होगा ऑप्शन में. yes, so this option B was the correct answer for this question. तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए. आप अपने मार्क्स ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप ऐसे लेवल के क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, और फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा आज का 5 क्वेश्चन. और फिर आपसे हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ 5 क्वेश्चंस करेंगे. वो भी बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चंस होंगे. कोशिश करूंगा उसके साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक आपका रिवीजन हो पाए उससे, और आपको एक टेस्ट वाले मोड में आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ. अगेन एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ दैट अब जो है टाइम आ चुका है. नाउ यू हैव टू start giving the test series from the ChemIIT app. These test series contains very relevant questions, और अब आप most probably start कर सकते हैं 20 से 30 तारीख तक के बीच में आप फिनिश कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप 30 तारीख के बाद भी दे सकते हैं पेपर. ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है. वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप अभी किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पर हैं. ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आप वहाँ से बिल्कुल इसे अवेल करके टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.